आज के इस वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, चलिए पहले उसे थोड़ा सा यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास एक रॉड है। ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। तो ये जो एरिया है वो क्या है, ए है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, सेक्शनल एरिया है। ठीक है, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। इस रॉड पे अगर आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई करते हो, ठीक है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स से जो रॉड के लेंथ में एक्सटेंशन होगा, और ये जो एक्सटेंशन है, सपोज करो कि तुम्हारा रॉड पहले एल लेंथ का था, इट वाज ऑफ एल लेंथ अर्लियर, और तुम्हारे इस फोर्स की लगने की वजह से इसमें जो डिफॉर्मेशन हो गया वो डेल एल का डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से इस रॉड में, इसके रॉड के जो क्रॉस सेक्शन के अराउंड, ये सपोज को दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, इस क्रॉस सेक्शन के अराउंड एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, एफ आर। ठीक है, एफ आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड स्ट्रेच हुए हैं, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स का रिजल्टेंट हम एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो एफ आर है, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि मतलब इस रॉड में डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्चुअली में क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, इस रॉड को, ये जो रॉड है, ये जो रॉड था और ये जो अब जाकर के डिफॉर्म हो गया है, इस रॉड के लेंथ को क्या करेगा, इसको बैक टू द ओरिजिनल पोजीशंस में लाने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो उसमें जनरेट हुआ है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसी रिस्टोरिंग फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स जो एफ आर डेवलप हुआ है बाय पर यूनिट एरिया। एंड मैंने कहा भी था कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर है, इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में ये एफ आर क्या होता है, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स एफ के बराबर हो जाता है, दैट्स व्हाई यू राइट इट एज एफ बाय ए आल्सो। ठीक है, बट इट इज एट द इक्विलिब्रियम सिचुएशंस। ओके, तो स्ट्रेस क्या हो गया, तो एफ आर बाई ए, मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को स्ट्रेस बता रहा है। ठीक है, स्ट्रेस क्या बता रहा है, इट इज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अराउंड द क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, ये स्ट्रेस एक्चुअली में क्या बताता है कि हाउ इफेक्टिवली द रॉड गेट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशंस। मतलब क्या बता रहा है ये, कितनी जल्दी मतलब ये रॉड अपने ओरिजिनल पोजीशंस को अचीव कर लेगा, वो डिपेंड करता है इस स्ट्रेस पे। ठीक है, और मैंने एक और क्वांटिटी आपको बताया था जिसको स्ट्रेन कहते हैं, जो क्या होता है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन के तौर पर जाना जाता है। सो व्हाट दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड, स्ट्रेन इज द रिलेटिव डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या हुआ है, डेल लेंथ से, ये जो रॉड है उसका लेंथ क्या हुआ, डेल लेंथ से इंक्रीज किया है, तो मैं कह सकता हूं कि डेल एल बाई जो एल है, दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ये दो नए क्वांटिटीज मैंने आपको बता रखे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, अब अगर आप देखो जरा सा कि अगर तुम स्ट्रेन को बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीजेस द स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन को बढ़ाने का क्या मतलब है कि तुम इस रॉड में और ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो। तो क्या होगा, वो कब प्रोड्यूस कर पाओगे, जब डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही तुम स्ट्रेन बढ़ाओगे तो इंट्यूटिवली तुमको लगेगा कैचेस कि ये रॉड अपने ओरिजिनल मतलब लेंथ को रिगेन करने के लिए अपने अंदर और रिस्टोरिंग फोर्सेस को डेवलप करने की कोशिश करेगा। मतलब इट मींस अब तुम इंट्यूटिवली ये कह सकते हो कि एज वी इंक्रीज द स्ट्रेस, क्या कह सकते हो कि एज वी इंक्रीज द स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम स्ट्रेन को बढ़ाते हैं मतलब क्या चीज हो गया कि हम डिफॉर्मेशन पे इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मेशन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तब बढ़ेगा जब डिफॉर्मिंग फोर्स तुम ज्यादा अमाउंट लगाओगे। तो इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेन तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा। तो इंट्यूटिवली तुमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं क्या है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये दिखने से ही लग रहा है। ठीक है, ये दिखने से ही लग रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये चीज आपको दिखने से ही लग रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू
ठीक है, ये जो चीज थी जो आपने इंट्यूटिवली एक्सप्लेन कर लिया अभी, उसको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे देखा गया था? विद द एक्सटेंशन ऑफ रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मेनी मटेरियल that within certain limit the strain produced in a rod is directly proportional to the tensile stress. तो बहुत सारे मटेरियल में के जो बने हुए रॉड के एक्सटेंशन को स्टडी करके ये कंक्लूड किया गया कि सर्टेन लिमिट्स तक, एक पर्टिकुलर लिमिट से, इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, सर्टेन लिमिट्स तक जो 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 उस रॉड में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कहने का कि स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा जो है सो, ठीक है। एंड दिस सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन वाज फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट हुक्स, ठीक है, इसलिए इसको हुक्स लॉ भी कहा जाता है। तो जब आप लिखते हो कि स्ट्रेस, ठीक है, जब आप कहते हो कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन दिस इज द हुक्स लॉ। ये क्या है? ये हुक्स लॉ है। हुक्स साहब ने ही अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज जो है सो बताया था जो है सो, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, और आपने इंटरव्यू भी देखा ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो रिलेशंस है इसकी अपनी एक वैलिडिटी रेंज है, ये यूनिवर्सल नहीं है कि अब तुम स्ट्रेस, मतलब तुम डिफॉर्मेट स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, रॉड इलोंगेट होता रहेगा और उसके अंदर स्टोरिंग फोर्सेस अकॉर्डिंगली बढ़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इट अप्लाइज टू अ सर्टेन लिमिट। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अगर आपके पास कोई कलम है जिसमें स्प्रिंग यूज हो रहा है, टेक द स्प्रिंग आउट एंड उसके बाद आप इसको क्या करो, स्ट्रेच करने की कोशिश करो और ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा कर स्ट्रेच करो ताकि ज्यादा डिफॉर्मेशन हो उसमें। और उसके बाद जब तुम स्प्रिंग को छोड़ोगे तो इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशंस, एंड इट इज जस्ट बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम इसको जो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके स्ट्रेच कर दिया, तो वो उसमें डिफॉर्मेशन, उसमें जो है ओरिजिनल शेप गेन कर, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हुआ जो उसको ओरिजिनल शेप गेन करने में हेल्प करेगा। सो याद रखना कि इट अप्लाइज ओनली विद इन दिस इलास्टिक लिमिट। क्या होता है? इट applies only within the elastic limit, only within, ठीक है, within the elastic limit, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इलास्टिक लिमिट्स तक ही अप्लाई होता है। और हमने आपको इलास्टिक लिमिट्स क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलास्टिक लिमिट इन पर्टिकुलर मटेरियल, हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जा करके प्लीज इसको देखें। इट ऑल्सो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये रहा आपका स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी से आप देख रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है कि किसी भी प्रोपोर्शनल इक्वेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ई इनटू यहाँ पे स्ट्रेन, ठीक है। तो ई क्या है? इट इज सम कांस्टेंट। अभी मैंने एक बात करने वाला हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये चीज स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ई इनटू स्ट्रेन, ये आ गया। अब एक चीज गौर करो, इस इक्वेशन की खासियत को समझो, ये फिजिकल कैसे रिलेटेड है, फिजिकली तुम इसको कैसे रिलेट करोगे उसको समझो। अगर तुम्हारे पास इस कोई ऐसा मटेरियल है, दिस कांस्टेंट इज लिंक्ड टू द टाइप ऑफ मटेरियल, ओके, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ उसको। अब देखो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा रॉड है जिसका ये कांस्टेंट का वैल्यू कम है, ये जो है वो समझो कि टेंडिंग टू जुड़िए अप्रोक्सीमेटली क्या है, तो जीरो के बराबर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है, ये टेंडिंग टू जीरो है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल का वायर है जिसका ई का वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, और उसमें अगर तुमने थोड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, मतलब स्ट्रेन का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, क्या है? स्ट्रेन का एक वैल्यू है, इसके पास क्या स्ट्रेन का क्या है? एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेन तुमने प्रोड्यूस किया वैसे वायर में जिसका ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है, तो क्या होगा? ये स्मॉलर पर ई अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होगा तो फॉर ए स्मॉलर स्ट्रेन, ठीक है, फॉर ए स्मॉलर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो फॉर ए स्मॉलर स्ट्रेन के केस में क्या होगा कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्ट्रेस विल बी जीरो, क्योंकि ई की वैल्यू जीरो है। ई की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो उसको अगर स्ट्रेन की किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेन की वैल्यू भी लगभग जीरो के आसपास ही आएगी। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा वायर है जिसका ये जो कांस्टेंट तुमने यूज किया है उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत कम है, जीरो के आसपास है, तो उसको अगर तुम स्ट्रेच करते हो, उसमें अगर तुम डिफॉर्मेशन लाते हो और जब तुम उसको छोड़ोगे, इट विल नॉट हैविंग स्ट्रेस इन दैट मटेरियल,
और इसकी वजह से तुम ये कह सकते हो कि वो मटेरियल जैसा था वैसा ही रह जाएगा, मतलब उसमें इलास्टिसिटी नाम की कोई चीज होगी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये ई की जो वैल्यू है वो ये भी बता रही है कि बॉडी में इलास्टिसिटी की मात्रा क्या है। चलो देखो इसको एक और तरीके से समझो। अगर ई की वैल्यू हाई है, क्या है इसकी वैल्यू क्या है, तो हाई है। मैं इसको लिखता हूँ कि ई की वैल्यू हाई है। अब अगर ई की वैल्यू हाई है और एक स्मॉल स्ट्रेन भी अगर तुम देते हो, किसी कोई मेरे पास एक वायर है सपोज करो, और इसमें हम एक छोटा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, और ये मटेरियल इस जिस मटेरियल का ये रॉड बना हुआ है उसके लिए जो कांस्टेंट ई की वैल्यू जो मैं दिखा रहा हूँ उसकी वैल्यू अगर हाई है तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेस का एक हाई वैल्यू प्रोड्यूस होगा। इस मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसका एक हाई वैल्यू प्रोड्यूस हुआ, और अगर स्ट्रेस हाई वैल्यू प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब है कि जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे इट विल इमीडिएटली स्नैप बैक, इट विल इमीडिएटली रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, अपने ओरिजिनल लेंथ को तुरंत स्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि उसमें जो रिस्टोरिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ है उस वायर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है तुम्हारे स्ट्रेन देने के बाद वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इस वायर का जो कांस्टेंट ई का जो वैल्यू था वो क्या था, ज्यादा था, हायर वैल्यू था। दैट्स व्हाई इट इमीडिएटली स्नैप बैक्स अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि ई की वैल्यू हाई है तो इस केसेस में स्ट्रेस की वैल्यू हाई हुई, और अगर स्ट्रेस की वैल्यू हाई हुई तो मैंने बताया है ना कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वो क्वांटिटी है जो यह बताता है कि अगर डिफॉर्मेशन होने के बाद अगर उसको छोड़ा जाए तो वो कितनी क्विकली अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, वही तो है स्ट्रेस। तो हायर स्ट्रेस मतलब क्या चीज हो गया कि हायर इलास्टिसिटी। तो कहीं ना कहीं जो ये कांस्टेंट ई है ये तुमको क्या बता रहा है भाई, ये तुमको बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल बता रहा है। ठीक है, समझ गए ये बात कि अगर तुम देखो कि ई का वैल्यू अगर छोटा है मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास है तो कुछ भी स्ट्रेन तुम प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई से मल्टीप्लाई होगी स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0 के आसपास रहेगी। और स्ट्रेस की वैल्यू अगर 0 के आसपास रहेगी तो तुम जब उस मटेरियल में जब तुम अपनी डिफॉर्मेशन छोड़ोगे, उसको जब रिलीज करोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ उस अमाउंट में जो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि वो जो मटेरियल है या वो जो वायर है वो क्या है, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है वो लो इलास्टिसिटी मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन अगर ए की वैल्यू हाई है तो तुम देख रहे हो क्या चीज की स्ट्रेस हाई प्रोड्यूस हो रहा है फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। मतलब क्या चीज कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट ई है वो इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, एंड दैट कांस्टेंट सी इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या कहलाता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रूप में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ से ही ये चीजें जो है डिस्क्राइब हुई, एंड ई इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। ठीक है, अब चलिए जो इसमें समझने की बात है कि ई इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने बताया आपको कि ई क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है बॉडी का। विच आपने देखा कि जो क्या निकाला आपने निकाला कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ क्या चीज निकाला, ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन निकाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई क्या हो गया, दिस ई इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाया। ठीक है, इलास्टिसिटी कहलाया। तो ये जो ई इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बात आप समझ जाइए भाई, ई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये दोनों से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो ई जो है वो क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। लेकिन बॉडी किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका ई का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मटेरियल। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने कहा भी है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो तुमने ये डिफाइन कर रखा है कि जो ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और ये जो चीज है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट ही डिफाइंड है। क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अब ये बताओ कि विद इन फॉर ए गिवन मटेरियल देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी मटेरियल का, स्टील ही है तो स्टील का ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग तरह का होगा, और वो निर्भर किस बात पर करता है, वो निर्भर करता है कि किस टाइप का स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो।
क्या तुम उस पर जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है या एक्सियल स्ट्रेस है, या नहीं तो तुम उस पर शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या बल्क स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, और किस टाइप का डिफॉर्मेशन हो रहा है उस स्ट्रेस के अप्लाई करने के बाद, इस पे निर्भर करता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगा, किस टाइप का है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ एक रॉड है और इस रॉड पे दोनों साइड से तुम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये फोर्स एफ अप्लाई करो, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें, या फिर तुम इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली क्या हो रहा होगा। तो द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस ओवर द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। तो इसके यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इसका क्या, आप इसके क्या बोलेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये यंग्स मॉडुलस कहलाएगा, यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, किस केस में, जब तुम्हारा स्ट्रेस जो है, इस केस में स्ट्रेस तुम्हारा कैसा है, इस केस में स्ट्रेस तुम्हारा टेंसाइल या कंप्रेसिव है, तो उस केस में जब तुम डिफाइन करोगे ना रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, या कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो उस केस में जो होगा, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि तुम ये केस देख रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, शेयरिंग, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो मतलब हो रहा है वो क्या है, वो शेयरिंग स्ट्रेस है, और जो डिफॉर्मेशन होगा वो शेयरिंग स्ट्रेन है, तो उसका जो रेशियो होगा इट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस या टॉर्शनल मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, इस केस में जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, ठीक है, या शेयर मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा केस होता है कि जब तुम वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई करते हो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म फोर्स जो होता है वो तुम चारों तरफ से अप्लाई करते हो, उस केसेस में तुम उसको बल्क मॉडुलस बोल रहे हो, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस है या बल्क स्ट्रेस है, और डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बल्क स्ट्रेन कहलाएगा, एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। तो टाइप ऑफ किसी भी मटेरियल का, मतलब स्टील ही है, तो स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जो ई होगा, इट कैन बी वाई यंग्स मॉडुलस, इट कैन बी द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, एंड इट कैन बी द बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्या, जस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, और उस स्ट्रेस को अप्लाई करने के बाद किस तरह का उस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है। सो ठीक है, जान लिया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन का सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। अगर इसीलिए इसको डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट कैन बी यंग्स मॉडुलस अंडर द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, एंड इट कैन बी बल्क मॉडुलस अंडर द वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिचुएशंस, एंड इट कैन बी शेयरिंग, एंड इट कैन बी the modulus of rigidity or shearing modulus in cases of the shearing stress and corresponding strain। ठीक है, ये तो बात आपने समझ लिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो कि अगर आपका एक सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास दो मटेरियल है और आप चाहते हो कि दोनों मटेरियल के बने हुए वायर में, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हो, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो, तो उस सिचुएशंस में किस मटेरियल में ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है ई की वैल्यू पे। जिसकी ई की वैल्यू मतलब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हाई होगी, उसमें स्ट्रेस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा, और उसको डिफॉर्म करने में उतना ही ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इसमें लिखा है कि इफ वी वांट द इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इन टू डिफरेंट मटेरियल, द वन विच नीड्स मोर स्ट्रेस इज हैविंग ए हायर वैल्यूज ऑफ ई। ठीक है, दूसरी बात जानने की जरूरत है कि अगर आप ऐसा सिचुएशन लो जिसमें कि तुम्हारा स्ट्रेस कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो सेम स्ट्रेस का केस है, मतलब कि इफ सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, मतलब एक मटेरियल मान लो M1 है और एक मटेरियल मान लो M2 है, इस पे भी स्ट्रेस वही लगा, ठीक है, इस पे भी स्ट्रेस उतना ही लगा। द वन हैविंग द लेसर स्ट्रेन, जिस मटेरियल में लेसर स्ट्रेन होगा, मतलब लेसर स्ट्रेन मतलब स्मॉलर डिफॉर्मेशन, द वन हैविंग द लेसर स्ट्रेन मतलब स्मॉलर डिफॉर्मेशन, लेसर स्ट्रेन मतलब लेसर स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ, लेसर स्ट्रेन मतलब क्या हुआ, स्मॉलर डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो वन हैविंग द क्या चीज लेसर स्ट्रेन इज हैविंग मोर ई, क्योंकि देखो जब सेम स्ट्रेस है
तो तुम्हें पता है कि मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जिस मटेरियल में क्या होगा कि स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा, उस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। सो इसको दूसरे शब्दों में तुम और कहना चाहो कि द मटेरियल विच ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि देखो लेसर स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हो गया कि तुमने स्ट्रेस तो सेम अप्लाई किया, इस पे भी सेम स्ट्रेस अप्लाई किया, इस पे भी सेम स्ट्रेस अप्लाई किया, लेकिन एक में कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, कम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या है कि हैविंग मोर रेजिस्टेंस having more resistance to the external force, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए बात को। लेसर स्ट्रेन से क्या समझते हो? स्मॉलर डिफॉर्मेशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्मॉलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, जबकि तुम मतलब जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो दोनों मटेरियल में सेम ही है, लेकिन एक में अगर छोटा डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्मॉलर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि इट इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि वैसे मटेरियल के पास क्या होगा, इट इज हैविंग द ग्रेटर वैल्यूज ऑफ ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होगी। And that's why, and so we can say that the modulus of elasticity of steel is more than that of the rubber. क्यों हम बोलते हैं कि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जब तुम सेम स्ट्रेस दोनों पे अप्लाई करते हो, स्टील के बने हुए रॉड ले लो और एक रबर का बना हुआ रॉड ले लो और सेम स्ट्रेस अप्लाई करो, तो क्या होगा, स्टील के रॉड में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। और अगर डिफॉर्मेशन कम हो रहा है मतलब स्ट्रेन कम हो रहा है, और स्ट्रेन कम हो रहा है इसका मतलब है कि ई की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 1 बाय स्ट्रेन है, तो जितना कम होगा स्ट्रेन की वैल्यू उतना ही ज्यादा ई की वैल्यू होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो स्टील की ज्यादा होती है रबर के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है आपको। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू वेरी मच।